अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। जनवरी शुरू हो चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियां आते के साथ ही जनवरी शुरू होते के साथ ही जैसा कि 2019 में हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट हुआ था, उसके बाद 2023 में भी हुआ था और अब भी जो है वो लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होता जा रहा है। बिलखुसूस पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में और सिंध का जो बालाई इलाका है वहाँ पर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और हुकूमत जो है वो सारा का सारा इल्ज़ाम इस वक्त इस धुंध को दे रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो धुंध होती है या स्मॉग जो होती है इसमें इसकी नमी जो है, ये जो ओपन तार होते हैं बिजली के ट्रांसमिशन लाइंस के, ये इसमें सरायत कर जाती है और उसके बाद वोल्टेज जो है उससे वो उसमें खलल पड़ता है, उसके गुजरने में खलल पड़ता है और इस खलल पड़ने की वजह से जो ग्रिड स्टेशन हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। बात यह है कि ये तो हर साल ही होता है, इस तरह का मौसम हर साल ही आता है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां पर इंतहाई शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है, लेकिन वहां उनका निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है ये देखने की ज़रूरत है और इसमें हमारी अपनी जो है वो कोताहियाँ कितनी हैं, क्योंकि अब ये इसको बहुत जो माइन्यूटली जब देखा जा रहा है तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि सारा का सारा फोकस जो था वो हुकूमतों का पावर प्लांट्स की तामीर के ऊपर था, बिजली घरों की तामीर के ऊपर था, उनकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसके ऊपर जो है वो इतना फोकस नहीं किया गया, उसको जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी गई। और दूसरा ये कि जब सर्द मौसम शुरू होता है तो नहरें खुश्क हो जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, लिहाजा जो हमारी यहाँ हाइडल जनरेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, पानी से बिजली की पैदावार इंतहाई कम हो जाती है और इसका सारा का सारा लोड जो है वो थर्मल जनरेशन के ऊपर पड़ता है, ईंधन से बिजली बनाने के ऊपर पड़ता है। और मसला सारा यह है कि ईंधन इस वक्त महंगा है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है कि हम जो RLNG है महंगी उसको हम इंपोर्ट करें या हम दीगर रिसोर्सेज जो हैं उनको इंपोर्ट करें। तो इसमें सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में माहिर तवानाई उमूर एनर्जी एक्सपर्ट मुनीर एस गोडल साहब मौजूद हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से इंजीनियर उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिसर्च एसोसिएट है SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। मुनीर साहब, सबसे पहले तो ये कि ये क्यों देखा जा रहा है कि हर साल सर्दियां शुरू होते के साथ ही और इसको कवर अप दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि जनाब स्मॉग है, धुंध है और उसकी वजह से जो है इतना ब्रेक डाउन हो रहा है। इमरान, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमरान भाई, इसको आपको इस तरह देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपका जो एनर्जी मिक्स है उसका मेजर पोर्शन आपके थर्मल से जुड़ा हुआ है। आपका जो हाइड्रल है वो 24% आपके एनर्जी मिक्स का हिस्सा है, पानी से जो बिजली होती है 24% है और विंटर में कनाल्स बंद होने की वजह से उसका शेयर बहुत कम हो जाता है। तो आपकी रिलायबिलिटी थर्मल की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। हमने कोई न्यूक्लियर में भी इन्हांसमेंट की, आज हमारा शेयर मेरा ख्याल है 9% है, पहले 5% होता था। रिन्यूएबल में आज भी हम 2% पे खड़े हुए हैं, जो हम सोलर से बना रहे हैं या विंड एनर्जी से बना रहे हैं। तो आज भी हमारा फोकस फर्नेस ऑयल है, RLNG और लोकल गैस है। और ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जब आपका हाइड्रल या पानी से जो बिजली बन रही है वो जब कम होगी तो शेयर दूसरी चीज़ों का बढ़ेगा। जैसे कोल अब हमारा 14% हमारा एनर्जी मिक्स का एक हिस्सा है। हाँ। लेकिन अगर आप चेक करें कि जब आपका गैस हर साल डिप्लीट हो रही है 8 से 10%, RLNG की इंपोर्ट एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती जा रही है, क्योंकि सर्दी दुनिया भर के लिए है, सर्दी दुनिया भर के लिए और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अब जब आपका हाइडल डाउन होता है तो आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि आप गैस ज्यादा इस्तेमाल करें, आप कोल को इस्तेमाल करें या फर्नेस ऑयल को। हमारी जब कोल की हम बात करते हैं तो अगर आप चेक करें तो हमारा जो कोल का मेजर एक पावर प्लांट हमने लगाया है, जो कि आजकल हमें जो शटडाउन आ रहे हैं पंजाब में 8-8 घंटे के, 10-10 घंटे के, तो कोल का जो पावर प्लांट साहिवाल में लगा है वो इम्पोर्टेड कोल पे बेस है। और जो लोकल कोल है उसका जो पावर प्लांट है, जो थर है, उसकी एक लिमिटेशन है। हाँ। उसकी फिर जब हमने पावर प्लांट तो 41,000 मेगावाट के, जैसा भी आपने जिक्र किया कि हमने 41,000 मेगावाट हाइपर सिचुएशन में जी पावर की शॉर्टफॉल है, पावर की, यस, पाकिस्तान की पावर रिक्वायरमेंट हर साल 5,000 मेगावाट प्रेडिक्शन में आती है। लेकिन आपने पावर प्लांट बढ़ा लिए बट ट्रांसमिशन की लिमिटेशन अपनी जगह खड़ी हुई है। ठीक है। आपके 41,000 मेगावाट की पावर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड जो पिछली समर में आई है 2023 में,
दैट वाज 31,000 ओनली, 31,000 मेगावाट की डिमांड थी। ठीक। और आपके पास जो ट्रांसमिशन की लाइंस है वो 22 से 23,000 मेगावाट के लिए। ठीक है, यानी ये 10,000 एडिशनल जो आप जनरेट कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। दूसरा आपका K2 और K3 भी यहीं लगा हुआ है साउथ में, उसको भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लिमिटेशंस हैं ट्रांसफर करने की। जब आप अंडर कैपेसिटी अपने पावर प्लांट्स को चलाएंगे और आपके पास ट्रांसमिशन की फैसिलिटीज नहीं होंगी तो आपके पास शॉर्टफॉल तो आना ही आना है। ठीक है, जरा उबैद साहब की तरफ चलते हैं। उबैद साहब, क्या कहेंगे आप? ये हमने बड़ा सियासी इसके ऊपर नारे लगे कि जनाब बिजली घर इतने तामीर हो गए, इतने पावर जनरेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस हो गया। ऐसा क्या है कि जनाब फोकस सारा का सारा पावर जनरेशन के ऊपर हुआ लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, ऐसा क्यों? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमरान साहब शुक्रिया इसमें बुलाने का। अब इनिशियली भी हमारी शुरू से देखें अगर एक पाकिस्तान के एनर्जी के पॉलिसी लैंडस्केप के ऊपर तो जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ आई सारी की सारी हमारे पास जनरेशन फोकस्ड रहीं। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हम लोग लेकर आए इस सेक्टर के अंदर, हम लोग जनरेशन साइड के अंदर लेकर आए। अब 1994 से पावर सेक्टर की पॉलिसीज़ को उठा लें, आपके पास टोटल एक एंड में जाके हमारे पास एक इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान हमने बना लिया 2020-21 में। आइट्रेशंस भी उसकी नई नई आती जा रही हैं, बट इस तरह का हमारे पास जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है अभी तक वो ऑफिशियली हमारे पास नहीं आया। ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्लान जो है हमारे पास उसने भी अभी हमारे पास आना है। तो एक पॉलिसी लैंडस्केप को अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड है वो हमारे पास हमेशा इस चीज़ के अंदर मिसिंग रही है। एक तो हमारे पास ये चीज़ है। सेकेंडली हम जितनी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स बनाए, ऑल्दो अगेन देखिए आपको प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट आपके पास लीडिंग टूवर्ड्स इंसेंटिवाइजेशन होता है, वो हमारे पास स्टिल डेवलप हो जाएगा एज लॉन्ग एज नेसेसरी इनेबलिंग एनवायरनमेंट उन्हें उस फैसिलिटी के लिए भी आपके पास प्रोवाइड किया जाए। अब सेकेंडली इसमें एक और जो चीज़ देखने वाली है, देखिए आई थिंक अभी इमरान साहब ने भी कुछ ब्रीफली हाईलाइट किया कि इसकी वजह से हमारे पास जो एक नॉर्थ साउथ का हमारे पास एक डिफरेंस है वो भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे पास जो एक ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है ना, ये एक इंटरकनेक्टेड चीज है। मतलब कि आपके पास कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन या सब स्टेशन आपके पास ट्रिप करेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है इसकी हमारे पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है टू अदर पार्ट्स वो हमारे पास मजीद एक नया चैलेंज क्रिएट कर देती है उन ट्रांसमिशन। सर थोड़ा सा जरा आसान अल्फाज में, आसान आम फहम में इसको बताइए। आप नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन या वहाँ पे मिसाल के तौर पे ऐसे ये कहा जाता है कि जनाब जो सस्ते फ्यूल से पावर प्लांट्स चल सकते हैं वो तो आपने लगा दिए साउथ में, और जो महंगे फ्यूल से इंपोर्टेड वो आप लगा के बैठे हुए नॉर्थ में, यही कहना चाह रहे हैं? अच्छा इमरान साहब देखिए इसमें अब चीज हमारे पास ये है कि हम एनपीसीसी का एनटीडीसी के अंदर एक मेरिट ऑर्डर लिस्ट है जिसके हिसाब से हमारे पास पावर प्लांट्स ने एक मेरिट ऑर्डर के ऊपर आना पड़ता है। अब जो भी हमारे पास इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं हमारे पास वो मेरिट लिस्ट के अंदर हमारे पास नीचे आते हैं। अभी ये भी रिसेंटली बात हुई, हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे पास लगाए गए जो कि अगेन साउथ में लगाए गए, जिन्हें हमारे पास एफिशिएंटली, क्योंकि हमारे पास इस विंटर सीजन में हमारे पास नॉर्थ के अंदर अभी हमने रिसेंटली हाईलाइट किया कोई एफिशिएंट सोर्स ऑफ जनरेशन नहीं होती, वहां पे इनको होना चाहिए था। तो ये अगेन तो ये मुनीर साहब वहां पर होना चाहिए था। ये लगाते वक्त क्यों मतलब आप एक पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले बहुत सारी स्टडीज होती हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं कि जो सस्ता फ्यूल है वो आप लगा के बैठ गए साउथ में, और नॉर्दर्न साइड पे वहां पे आप इंपोर्टेड उसका लगा के बैठ गए। ये इसको आप क्या कहेंगे? सर अनफॉर्चुनेट है हमारी जो प्लानिंग कमीशन है या प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें मेरा ख्याल है कि वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाता है। बिकॉज जब भी आप लॉन्ग टर्म में प्लानिंग देखें तो हमारे 41,000 मेगावाट्स अवेलेबल है, बट फ्यूल का भी कोई बैलेंस नहीं है। हम RLNG हमें ले जानी है पंजाब, देयर इज़ नो डाउट, टर्मिनल कराची में है, लेकिन कोल को ले जाना फ्रॉम कराची टू नॉर्थ साइड पे दैट्स नॉट वाइबल। बेहतर था कि वो तो आप मेरे ख्याल से RLNG तो नेटवर्क के थ्रू SSGC और SNGP के नेटवर्क के थ्रू आप करते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो बहुत ही पाइपलाइन ऑलरेडी डिफाइंड है, डेडिकेटेड पाइपलाइन है, सही है। बट अगर आप देखें कोल को ले जाना इज अ ट्रांसपोर्टेशन, अगेन इट्स एन इंपोर्टेड कोल एंड एक्सपेंसिव। अगर ये लोकल कोल होता या
ट्रांसमिशन लाइंस में हमने इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारे जो इकोनॉमिकल पावर प्लांट्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते और हम उनको पावर दे सक रहे होते। और लोकल जो निकल रहा है थर्मल वो भी उसकी ट्रांसमिशन हो जाती। सेकेंडली अगर आप पिछले 2-4 दिनों से अगर न्यूज़पेपर्स में हम थोड़ा सा स्टडी देख रहे हैं कि हम जब ट्रांसमिशन भी करते हैं तो हमारा सिस्टम ओल्ड होता जा रहा है। जब इतना ओल्ड होता जाएगा तो जब आप उसको सिंक्रोनाइज करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो पुराने सिस्टम में हिकअप्स आएंगी। अगर हम उन्हें अपडेट ही ना करें और सिस्टम को रिवैम्प ही नहीं करेंगे और उस पर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा फुकतान है और ये मसला 2025 क्या 2030 में भी नहीं खत्म होगा। हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। और अगर आप देखें आज आप HF फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है बट हम फर्नेस ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमारे प्लांट अनएफिशिएंट। सर जी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑन अ चीपर प्राइस। यस, सो व्हाई वी आर नॉट गिविंग इट टू आवर पावर प्लांट ऑन अ चीपर प्राइस। उबैद साहब, ये एक जमाने में कहा जाता था कि हम इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के ऊपर अपने कारखाने चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। आज आपकी रिफाइनरीज जो हैं वो 25-30% डिस्काउंट के ऊपर और फर्नेस ऑयल जो है वो बेच रही हैं, वो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं। मेरे ख्याल से 3,76,000 हजार मेट्रिक टन रिकॉर्ड फर्नेस ऑयल जो है वो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया है। ये तो पूरा ही इम्बैलेंस है, हमारी हर चीज इम्बैलेंस है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, इनफैक्ट आप ये भी देख लें कि जो हमारे फर्नेस ऑयल के ऊपर ऑपरेट करने वाले पावर प्लांट्स भी हैं उसमें एक बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कुछ आउटडेटेड यानी कि हमारे पास जो इनएफिशिएंसी है उनकी वो कंपैरेटिवली हमारे पास काफ़ी कम है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास उन पावर प्लांट्स के अंदर वो चीज़ एफिशिएंटली यूज भी नहीं हो सकती। अच्छा इमरान साहब, एक और बस पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ इन्हीं चैलेंजेस के अंदर कि जिस तरह देखें एक सिस्टम ने मजीद इवॉल्व होना है, हमारे पास ये सिस्टम मजीद कम्प्लेक्स होता जाएगा, स्पेशली जब हम इसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखेंगे कि हमने मजीद फर्दर रिन्यूएबल एनर्जी या विंड एंड सोलर की तरफ जाना है। जितनी भी पॉलिसीज अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, आपके पास IG SAP आ गया, फास्ट ट्रैकिंग चले, सोलर के इनिशिएटिव्स आ गए, ये सब हमें लेके ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे हमने इंटरमिटेंट नेचर ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जिन रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज में फ्लक्चुएशन ज्यादा आनी है उनकी साइड के ऊपर लेके जाना है। तो मजीद जब एक कंपटीशन मार्केट में आएगा तो हमारे पास इस ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मजीद चैलेंजेस होंगे। एक और मसला हमने ये चीज देखी, विंड कर्टेलमेंट का जो आना शुरू हुआ, हमारे पास सारे विंड पावर प्लांट्स हमारे पास पीक सीजन्स के अंदर इसी ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से बंद रहे हमारे पास। ठीक है, इस वक्त एक ब्रेक की कॉल है और बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद सुहेल हमें ज्वाइन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी ये जो प्लानिंग कमीशन है वो कहाँ था, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी इस तरीके से, ये क्या मामला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक। खदशा यह है कि आने वाले दिनों में जो बिजली की तलब और रसद का फ़र्क है, जो शॉर्टफॉल है, वो 5000 मेगावाट तक जा सकता है। इस इंतहाई सर्द शदीद मौसम जो है ये किस हद तक इसका अमल दखल है और पॉलिसी हमारी कितनी नाक़िस है, क्योंकि सारा ब्लेम गेम जो है हुकूमत ये इस वक्त धुंध को और मौसम को ही दे रही है। साबिक वज़ीर पेट्रोलियम सुहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है कि महज धुंध की वजह से है, ये सारी चीज़ें बात सही है कि क्यों हमेशा ऐसा होता है, और फिर दूसरी बात ये कि हम क्यों एक सही पॉलिसी अब तक ना ला सके। जितनी भी फोकस किया गया वो बिजली घरों की तामीर के ऊपर, पावर प्लांट्स की तामीर के ऊपर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इसके ऊपर कोई जो है वो ख़ास तरजीह नहीं दी गई। क्या वजह है इसकी? सर देखिए इमरान भाई, पहले तो मैं धुंध पे आ जाऊं। धुंध तो हर साल होती है ना जी। पिछले 25 साल से तो हम धुंध सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो 25 साल में कितनी हुकूमतें चली गई, कितने मिनिस्टर चले गए, क्यों नहीं कुछ किया? पहला सवाल। मतलब जाहिर है फेलियर है, इनकॉम्पिटेंस है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, रॉन्ग पीपल फॉर द राइट जॉब है, सारी गलत, अच्छी जगहों पे गलत लोग लगे हुए हैं, रिश्वत है, करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है। अभी आप एक चीज देख लें कि IPP के रिसीवेबल उन्होंने 131 दे दिए, जबकि गवर्नमेंट को 95 काटने चाहिए थे उसमें से, यानी देने सिर्फ 36 चाहिए थे, वो भी अनऑडिटेड है। तो इस तरह की जो देखिए पावर प्लांट इसलिए लगते हैं कि पावर प्लांट में फ्यूल में भी कमीशन मिलता है और लगाने में भी कमीशन मिलता है। तो ये जो किकबैक्स सर, ये जो किकबैक्स और सारी चीजें हैं, करप्शन, कमीशन, ये सारा पावर प्लांट्स लगाने के अंदर ज्यादा होता है।
जी जी, और उसकी इसीलिए आप ये देखें कि मैंने आपको एक मैप दिखाया था पाकिस्तान में, जिसमें मैंने हर किस्म का पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है वो आपको शो किया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद। ऑफ द रिकॉर्ड एक जगह हम बैठे थे, तो उसमें मैंने जब बताया था कि हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल गलत जगह पे गलत फ्यूल पे लगे हुए हैं, यानी जो लगना चाहिए था कराची के पास में। साथ में LNG RLNG का जो प्लांट है वो कराची के करीब होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट तो कराची है ना, वो लगा हुआ है पता नहीं मुल्तान में कहाँ। कोल का प्लांट कराची के करीब होना चाहिए, इसलिए कि कोल तो पोर्ट से आएगा, इंपोर्टेड है, वो भी गलत जगह पे लगा है। इसलिए जहां पर हमें तलब है वहां सिवाय हाइडल के कोई वो नहीं है, इसलिए सर्दियों में विंटर में नॉर्थ में शॉर्टेज शुरू हो जाती है। उसकी पहली वजह यह है कि वहां हाइडल गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ से तरसील करते हैं तो लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर वहां पावर प्लांट चलाएं फ्यूल के बाकी के, अब आपको मैंने एक दफा बताया था कि हमारी रिफाइनरी सिर्फ वो बनाती है, ये आपकी अपनी रिपोर्ट भी है, ये मेरे कहने के बाद ही लिखी गई है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा ये पॉइंट पिछले प्रोग्राम में था कि उसमें मैंने कहा था कि रिफाइनरी में हमारा जो फर्नेस ऑयल है वो बहुत बनता है, जो कि बेकार जाता है, उसको हम सस्ते में एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी 10 रुपए का बनाते हैं तो 5 रुपए में एक्सपोर्ट कर देते हो, इसका नुकसान है। और हमारी रिफाइनरी सिर्फ 53% ही व्हाइट ऑयल बना सकती है, जो कैश प्रोडक्ट है, बाकी तो बेकार है, बाकी कंटे उसमें जमा होता रहता है आपके साइलोज में, और वो फेंकना पड़ता है या बेचना पड़ता है। तो एक तो ये मसला है। मैं यहाँ पे जरा मुनीर साहब को भी शामिल, मैं एक बात कंप्लीट कर लो, फिर जो NTDC है, NTDC सरकारी है, वहां से तो ब्राइब नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी आदमी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉग के जो मसले मसाइल हैं उसमें डालता ही नहीं, ना ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगाता है, ना पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप में सारे ऑयल के पुराने चल रहे हैं, उनके लॉसेस 7% है। तो इसलिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नोबडी इज इंटरेस्टेड, बिकॉज ये सरकारी है, अगर इसको ये प्राइवेट होता तो यहाँ भी लगना शुरू हो जाता है, इसलिए कि वहां से भी। तो मसले की सबसे बड़ी जड़ तो यही है सर, करप्शन, किकबैक्स, कमीशन। जो सियासी जमातें बड़ा क्लेम करती हैं कि हमने पावर हाउसेस लगाए, जरा फिर देखना तो चाहिए उन्होंने कमाया कितना, बनाया कितना, और अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्यों नहीं गए वो। इमरान भाई, इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो अगर आज भी अगर आपकी फ्यूल कॉस्ट पे अगर इफेक्ट आता है, तो जो 2022 की फ्यूल कॉस्ट है या 2023 की जो एवरेज बास्केट कॉस्ट आती है, वो कभी हम 7.5 रुपये हो जाती है, कभी 8 रुपये, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल डॉलर रेट, मैक्सिमम 9 रुपये। जो फिक्स चार्जेस हैं हमारे, जो कैपेसिटी चार्जेस हम IPPs को दे रहे हैं, जो कमिटेड हैं, जिसको नेपरा ने अप्रूव किया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ने, वो आज 20 और 22 रुपये पर यूनिट है। तो थिंक अबाउट इट कि अगर आपकी फ्यूल कॉस्ट 9 और 8 रुपए के बीच में मूव करती है, और आपकी फिक्स कॉस्ट 22 और 20 रुपए होगी, हाउ अ कंट्री कॉमन मैन कैन सर्वाइव, कैसे करेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसके बाद आप उस पर टैक्सेस डालते हैं। अब IPPs जब लगते हैं तो IPPs में, जैसे अभी सुहेल साहब ने कहा कि जी IPPs लगते ही किकबैक्स के लिए हैं, उनकी सोवरेन गारंटी आपने दी हुई है, और आप कमिटेड, नौबत आ जाती है क्लेम करने की। तो सबसे पहले तो IPPs जो हमारे ओल्ड हो चुके हैं, हमें एक रिफॉर्म, जैसे हम गवर्नमेंट नेगोशिएट करने जाती है, बट आपने उनको सोवरेन गारंटी दी हुई है, आपकी लिमिटेशंस फिक्स हैं। आपने पावर प्लांट लगा दिया है, यूटिलाइजेशन नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है, पावर प्लांट लगा हुआ है, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बट आपको पैसे पे करने। सो आपकी पावर की कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ी है वो टोटल इररेशनल है। और जैसे सुहेल साहब ने कहा, देयर आर नो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही, जहां जहां जो बैठा हुआ है वो पॉलिसी में उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। अगर कहीं पावर मिनिस्टर बैठा हुआ है तो वो पावर के बारे में या उसके सेक्रेटरी को उसकी नॉलेज ही नहीं है। वॉट एवर इज बीइंग कमिंग, दे आर फॉरवर्डिंग इट एंड इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड। अगर आप चेक करें तो इस वक्त नेपरा जो अप्रूवल्स देती है, आज एक कॉमन आदमी का बिल 65 रुपए है, 60 रुपए है, उसमें हर 3 महीने बाद एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट आ जाता है फ्यूल का, हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाता है। ये प्राइस कैच कर ही नहीं सकते जब तक ये IPPs को कंट्रोल ना करें। ठीक, वजाहत साहब, एक बात मैं बता दूं, एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि ये जो कैपेसिटी चार्जेस है ना, ये इंस्टॉल पे दिए जा रहे हैं, ये जनरेशन नहीं है। इसमें जनरेशन कैपेसिटी इन सारे इंस्टॉल्ड पावर प्लांट की बहुत सारों की जीरो है, वो भी कैपेसिटी ले रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप पावर प्लांट ऑन करें, अपना फ्यूल डालें,
जो कि उसने डालना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 1 घंटा भी पावर प्लांट नहीं चला सकते। तो उनको कैपेसिटी देने की जरूरत क्या है कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन सुहेल साहब ये अंडू कैसे होगा? ये मतलब कोई आसमानी सहीफा तो नहीं हो गया कि जनाब आपने एक एग्रीमेंट है तो आपको देना ही देना है इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं। एग्रीमेंट ये है ही नहीं। मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था एग्रीमेंट मंगा लीजिए, मैं आपको कर देता हूँ ऑडिट। ये एग्रीमेंट है ही नहीं, हीट रेट का ऑडिट हुआ ही नहीं, ये एग्रीमेंट है नहीं। ये 22 रुपए कैसे आए कैपेसिटी के, ये भी दुनिया में किसी को नहीं पता। ये आसमान से आए, मरीज से नहीं। तो कोई तो ऐसा फ्लोर होगा सर, कोई तो ऐसा फोरम होगा जहां पे इनको मतलब एक चैलेंज किया जा सके, इनको देखा भाला जा सके। टॉप से करप्शन शुरू होती है, बॉटम में जाती है, कभी भी नीचे से ऊपर कोई चीज नहीं जाती। उसके लिए बड़ी ग्रेविटी चाहिए होती है ना, बड़ी ताकत चाहिए होती है। अगर आपको रॉकेट स्पेस में भेजना है तो फ्यूल बड़ा खर्च होता है, ऊपर से नीचे गिराना, फ्यूल की जरूरत ही नहीं है, खुद ही गिर जाता है। तो टॉप में जिस दिन टॉप वाला तय कर लेगा, जो भी whosoever is responsible for the country at the moment, he should decide कि now there will be zero tolerance irrespective of across the board के कौन क्या है। हम करप्शन नहीं होने देंगे। ये 1 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक डंडे की मार है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा है जो हम सब लोग करते रहते हैं टीवी पे बैठ के इधर उधर। ये मैं आपको उस दिन भी तफसीलन बता चुका हूँ। आप चाहें तो मुझसे जितनी दफा भी कहेंगे मैं एक ही बात कहूंगा। नहीं सर, मैं तो ये चाहूंगा कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, किसी भी लेवल के ऊपर इन चीजों के ऊपर नोटिस लिया जाए। बहुत सारी चीजों पे फैज ईसा साहब ने नोटिस लिया हुआ है, जो जिसका हमें तो कोई फायदा नहीं है आवाम को कि क्या होना है क्या नहीं होना, कि कैसे किसने कानून बनाना है या कैसे, क्योंकि जो भी कानून बनता है वो चैलेंज हो जाता है। जब भी हम कहते हैं कि सुप्रीम जहां पे कानून की या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है वो खामोश हो जाता है, तो उसका फायदा तो कोई नहीं उन चीजों को डिस्कस करने का। ये इस वक्त हमारी रिलेवेंट प्रॉब्लम है कि इस पे डिस्कस करें कि बिजली को कैसे सस्ता किया जाए, करप्शन कहाँ है। हम 2-4 लोगों को बिठाएं, हमारे जैसे बेवकूफ मौजूद हैं पाकिस्तान में। हम पागल खाने में रहते हैं, इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ हैं, आपने ये लतीफा सुना होगा, लेकिन हम पागल हैं इसलिए पागल खाने में रहते हैं, वरना तो हमें भी चला जाना चाहिए था। बेवकूफ जरूर है हम, बेवकूफ नहीं है, पागल है। तो आप ये जो चीज है ना कि ये मसला कि भाई क्यों नहीं लेते इस पे नोटिस, कोई ले, किसी की हिम्मत है नोटिस ले? जो नोटिस लेने वाले हैं वो सब आईपीपी होल्डर्स हैं। ले दो सर, एक ब्रेक की कॉल है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान से मेरा ये सवाल है कि कोई तो इसके ऊपर नोटिस ले, और वो मोस्ट जो लीडरशिप है इसके ऊपर नोटिस ले कि ये पाकिस्तान के साथ क्या ज्यादती की गई है। आईपीपीज अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मंगवा के देखा जाए, उसको रिविजिट किया जाए, उसके बाद निकाले, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो कि इस मुल्क के साथ क्या सितम किया जा रहा है और अभी भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक। गुडल साहब, क्या होना चाहिए? क्योंकि हम तो ये सारी चीजें अगर आपने स्क्रैच करना है, निकालना है, तो फिर आपको जड़ से खत्म करना होगा इस चीज को। इमरान साहब, अगर आप एक चीज देखें, एक बड़ा अलमिया है कि हम बातें करते हैं कि जी हमने विंड फार्म्स लगा लिए 5%, हाँ सोलर लगाने जा रहे हैं। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इस कंट्री के साथ ये है कि आज अगर आप कोई रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाने जाते हैं और वो इकोनॉमिकल बिजली बना भी लेते हैं, उस इकोनॉमिकल बिजली को लेने की सूरत में आपको कोई पावर प्लांट थर्मल बंद करना पड़ेगा और आपको उसके फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप उस विंड फार्म का भी कोई वो एडवांटेज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हमें। रीज़न बीइंग क्योंकि पॉलिसी में आज अगर मैं कोई रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा लेता हूँ तो ऐसे भी हुआ है जहाँ हम एडवाइजर्स हैं, हमारे पास सस्ती बिजली मौजूद थी विंड की और टेक ऑफ नहीं था, उन्हें कोल का थर कोल सस्ता पड़ रहा था और उन्होंने थर कोल ले लिया। तो थिंक अबाउट इट, हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल थी बट हम डिलीवर नहीं कर सक रहे थे बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव। सो हाउ नेपरा इज बीइंग डिटरमाइनिंग द टैरिफ ऑफ एन आईपीपी। आईपीपीज को टाइट करने की ज़रूरत है। इस कंट्री को सबसे बड़ा अलमिया, अगर इसको रिजॉल्व करना है तो सर आईपीपीज को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिचुएशन इसी तरह परसिस्ट करेगी और एक कॉमन मैन और इंडस्ट्री इसी तरह सफ़र करेगी। और मेजर स्टेक होल्डर अगर आप देखें तो जो पावर प्लांट को होल्ड करते हैं आईपीपीज को, वो भी इंडस्ट्रीज के ओनर्स ही हैं। एग्जैक्टली। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यस दिस इज अ बॉटम लाइन, नाउ सी फॉर द कंट्री ऑल्सो। कंट्री के इंटरेस्ट में भी तो देखने की जरूरत है ना सर। आज आपने एक पूरा
पावर प्लांट से, उस पावर प्लांट की जैसे अभी सोहेल साहब ने कहा कि वो चल ही नहीं सकता 1 घंटा और मैं कैपेसिटी चार्जेस ले रहा हूँ, बट दिस इज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन फॉर द कंट्री। आपके डॉलर्स इन, और आपने गारंटीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में जी वो कोरिलेट की हुई, आपका डॉलर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे नेक्स्ट ईयर मैं अभी आज देख रहा था कि मेरा 1.3 ट्रिलियन 2023 और 24 में मैंने पे करना है टू दी फिक्स in terms of fixed charges. Sir, these are going to reflect in my bill and your bill and to the industry. Then industry is crying कि मुझे 65 रुपए की बिजली क्यों मिल रही है और 60। ठीक है, 1.3 ट्रिलियन मींस 13,000 अरब डॉलर आपने देने हैं कैपेसिटी पेमेंट, पाक रुपीस, 4 ट्रिलियन देने, 4 ट्रिलियन हो गया सर्कुलर डेट, सब चीजों में मिला के 4,000 अरब। जी सर, 4,000 अरब। लेकिन अकल के नाखून अभी भी नहीं लिए जा रहे सोहेल साहब, गोइंग फॉरवर्ड। ये अकल के नाखून लिए जा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे अकल के नाखून कहाँ लिए जा रहे हैं। सबका इंटरेस्ट है तो अकल के नाखून में कौन इस पे हाथ डालेगा, अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारता है। जिन्होंने करना है वो सारे तो पावर में बैठे हैं मेरी जान। तो उनसे ऊपर भी तो कोई है कि नहीं है? अल्लाह मियाँ किसी दिन सारे पावर प्लांट को देख लेगा 1 ही घंटे में। SIFC में कुछ समझ रहे हैं कि वहां पे अगर चीजें हो और वो इस तरफ देखे जाए तो कुछ बेहतर हो? सर वहां भी यही लोग बैठे हुए हैं, वहां भी तकरीबन जो बाकी नॉन टेक्निकल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको पता नहीं है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, और जो इंडस्ट्री से लोग बैठे हुए हैं वो उन सबके पावर प्लांट्स हैं और या वो उनका इंटरेस्ट है उन पावर प्लांट्स में, वजीरों का भी इंटरेस्ट है, सबके शेयर है पावर प्लांट में, तो और सबके SPV में शेयर है, क्योंकि इसके पाकिस्तान में आप शेयर ढूंढ भी नहीं सकते कि इसी में किसका शेयर है, किसी को नहीं पता, सब बाहर है SPV में। तो SPV या ये जो BV बनता है, इसका ये जो बनती हैं कंपनियां, ये इसलिए बनती हैं कि सारे शेयर हिडन रहें, जिसकी मर्जी शेयर हो। तो इनमें तकरीबन तमाम ब्यूरोक्रेट्स, ये वो मैं क्या क्या नाम लूं, पॉलिटिशियन, सबका IPP में शेयर है। ये इलेक्शन का ATM है। मैंने ये लिख के प्रेजेंटेशन को 200 दफा किया है TV पे भी और मुख्तलिफ कॉरिडोर्स में भी कि ये ATM है फॉर इलेक्शन, यानी इसी से पैसा निकलता है। 64% ऑफ आवर इंपोर्ट्स एंड एवरीथिंग एंड एनर्जी। तो सर पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता खुदा न खास्ता फिर इस सोच के साथ, इस पॉलिसीज के साथ, इन स्टेट ऑफ माइंड लोगों के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जाहिर है एग्रीकल्चर भी नहीं, वहां भी डीजल खर्च होता है, वहां भी ट्यूबवेल चलते हैं, वहां भी होता है, हाइडल भी चलता है। कहाँ से होगा? आप मुझे तरीका कोई बता दीजिए कि एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी फिर कराची में टैरिफ बढ़ा दिया इन्होंने, अब टैरिफ बढ़ाते रहेंगे तो टैरिफ जितना बढ़ेगा उतना सर्कुलर डेट बढ़ेगा। जितना टैरिफ बढ़ाएंगे सर्कुलर डेट नहीं कम होने वाला। एग्जैक्टली गैस की कीमत बढ़ाएंगे, गैस कम नहीं होने वाला। गैस आती नहीं, लेकिन गैस का बिल ज्यादा आता है मेरा। अब मुझे समझ नहीं आती कि हवा भेज रहे हैं या क्या भेजते हैं। तो मतलब कहने का मकसद है कि हम टेक्निकल लोग पागल हैं, यहाँ बैठे हुए तकरीरें करते रहे इधर उधर। अगर हमें कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, मैं तो सोच रहा हूँ कोई फोरम बनाए जहाँ कोई क्या करें, प्रेशर ग्रुप बनाए, क्या करें, किस तरह जाके लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। सोहेल साहब कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुनीर साहब अब ये सोच रहा हूँ आजकल, साथ ही आजकल सबसे पावरफुल जो फील्ड है या प्लेटफॉर्म है वो मीडिया है, सोशल मीडिया। लोगों को नहीं पता। मैं एक बात कह रहा हूँ, लोगों को नहीं पता इतना इन चीजों का। ये टेक्निकल चीजें हमेशा से कहा जाता था कि जनाब इम्पोर्टेड। मेरे भाई लोगों के पास बिल तो आ रहा है ना, हर महीने बढ़ के आता है, लोगों को क्यों नहीं पता? लोग बिलों पे सवाल करें ना कि यार ये हमारा बिजली हम कम खर्च कर रहे हैं। हमने पहले 150 वॉट के बल्ब लगाए थे, अब हमने 5 वॉट की एनर्जी वो लगा लिया LED बल्ब, फिर भी हमारा बिल ज्यादा रहा। तो लोगों को एग्जैक्टली यस 100 वॉट के बल्ब होते थे 15-20 साल पहले, तब इतना बिल नहीं होता था। जी सर एक्चुअली नेचुरल गैस एम्पल थी, हमने उसकी लग्जरी यूज की। सही, हमने पावर प्लांट रहम उसको अनएफिशिएंट। कल की एक रिपोर्ट थी कि स्वीट साउदर्न गैस को 15% UFG पे टच कर गया है। अब आप सर अगर 1200 दुनिया में 4-5% होता है सर, 6% अलाउ किया इन्होंने। अच्छा ओगरा ने। अब 15% 1100 MMCFD की सिंध की डिमांड है, 700 दे पा रहे हैं, 750। सर अगर 15% आप अलाउ करेंगे तो इंडस्ट्री तो बंद ही होगी ना सर। सही, और आप सब्सिडी दे रहे हैं हर चीज में। अच्छा सोहेल साहब का एक और जो पॉइंट था कि जितना आप टैरिफ बढ़ाएंगे, और टैरिफ क्यों आप बढ़ा रहे हैं? आप अपना जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए, तो आप एग्री करते हैं कि जितना आप टैरिफ बढ़ाएंगे उतना सर्कुलर डेट और बढ़ता जाएगा? सर सर्कुलर डेट बेसिकली अभी उतर ही नहीं रहा। आप देखें सर्कुलर डेट
एडॉक बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। और अगर ये 1.3 मिलियन देना है, ट्रिलियन देना है मुझे एक साल में कंज्यूमर से लेके रुपीस की टर्म्स में, तो मेरा सर्कुलर डेथ तो बढ़ता रहेगा। अगर जैसे आज बात हो रही है कि जी इंडस्ट्री का टैरिफ $9 कर दें, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड उसके रिपलिकेशंस कितने आएंगे। ठीक, बिकॉज आपका फ्यूल और ये तमाम चीजें तो अपनी जगह है, दे आर राइट कि हम सब्सिडी, हम आप क्रॉस सब्सिडी में हमें पेनलाइज ना करें, लेकिन वो अमाउंट किसने भरना है? ठीक, वो अमाउंट एक कॉमन आदमी ने भरना है। वक्त इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये जिस धुंध के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि तारों के ऊपर धुंध पड़ती है और फिर बिजली की सप्लाई मुअत्तल होती है, वो धुंध तारों पे नहीं है, वो धुंध हमारे जहनों में, हम आम पाकिस्तानी की अकल के ऊपर ये धुंध पड़ी हुई है कि हमें ये नहीं पता कि ये IPPs जो है इस चक्कर में पूरे पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो किस बुरी तरीके से जो है वो मुतासर हुआ है। इसको हर हाल में देखना होगा, हर हाल में जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो चीज़ों को देखे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज कोई खैर की तवक्का नहीं है इस मौजूदा पूरे सिस्टम से, इस मौजूदा पूरे निज़ाम से। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर गोडिल साहब, सोहेल वजाद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।